नमस्कार, हेलो दोस्तों। आज हम अपना एनसीईआरटी का जो एसएसटी में एनसीईआरटी का भूगोल का सौरमंडल में पृथ्वी टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ ना, सौरमंडल में पृथ्वी, ये जो टॉपिक है सौरमंडल में पृथ्वी, क्लास 6 की फर्स्ट भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है। और जो हमारा एसटेट और सीटेट का जो सिलेबस हमें दिया गया है ना, उस सिलेबस के अंदर इस टॉपिक को मेंशन किया गया है। मैं कंप्लीट एनसीईआरटी नहीं, जो टॉपिक उन्होंने हमारे सिलेबस में दिए हैं, एसटेट और सीटेट के सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स डाले हैं ना, उन्हीं टॉपिक्स को उठा रही हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को जो एसएसटी की किसी भी फील्ड के लिए, एसएसटी की या एनसीईआरटी के जहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। बस इतना कर दीजिए आप। बाकी जो आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश मैं करूँगी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है ना। यानी सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, और सौरमंडल में हमारी पृथ्वी का क्या कैसे कुछ है वो पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। अब देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, ठीक है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप इनकी गणना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये किसी तारों के बारे में, जो आकाश में हमें जो कुछ भी चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, और कुछ तो बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। अब आपको मैं एक एक लाइन करवा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी में है ना, पता नहीं होता एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना दे। जब उसने एक टॉपिक डाल दिया एनसीईआरटी का, ये नहीं है कि जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, इस तरह के हेडिंग से डाले वो क्वेश्चन, नहीं, वो कहीं से भी टॉपिक्स को डाल सकते, क्वेश्चंस को उठा सकता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझिए। सूर्यास्त के बाद हमें आकाश, मतलब कि जैसे शाम हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे आकाश में चमकती हुई चीजें दिखाई देने लगती हैं, जिनको हम तारे बोल देते हैं। पर क्या होता है, शुरू में हमें कुछ दिखाई देते हैं। कुछ क्यों दिखाई देते हैं? जिनकी ब्राइटनेस ज्यादा होती है, जिन तारों की चमक ज्यादा होती है ना, वो हमें शाम के समय ही, जैसे धुंधलापन होता है ना, जैसे ना तो बिल्कुल रात हुई होती है ना दिन होता है, शाम के समय धुंधलेपन में भी दिखाई देने लग जाते हैं। पर जिनकी चमक कम होती है वो हमें बिल्कुल अंधेरे में, रात में दिखाई देते हैं। तो रात होते होते आकाश क्या हो जाता है, एकदम भर जाता है, और जैसे कोई उन्होंने बताया ना, जैसे कि आकाश में हीरे जड़ दिए हों, ठीक है ना, आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि इनमें से कुछ तो टिमटिमा रहे हैं, कुछ की टिमटिमाहट अलग है, और कुछ टिमटिमा नहीं रहे, बिल्कुल ही चमक रहे हैं, एकदम से कंटिन्यू चमक रहे हैं, जैसे चंद्रमा चमकता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे डाल सकता है कि क्या आकाश में, जैसे डाल दिया कि जो खगोल पिंड है, क्या वो आकाश में कंटिन्यू टिमटिमाते रहते हैं, या बिना किसी टिमटिमाहट के चमकते हैं, या धुंधले होते हैं, या ऑप्शन में डाल दे ए और बी, ठीक है ना। तो आपको इसलिए ध्यान रखना है कि कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, कुछ बिना टिमटिमाहट के चमकते रहते हैं। तो दोनों तरह के जो होते हैं ना तारे आकाश में हमें जो दिखाई देते हैं, ये दोनों तरह के होते हैं, कुछ टिमटिमाते हैं और कुछ कम टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो अब हम यहाँ आगे देख लेते हैं। हम्म, इन चमकीली वस्तुओं के साथ इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अलग अलग समय पर जो चंद्रमा होता है उसका अलग आकार भी दिखाई देता है ना, अलग स्थिति में दिखाई देता है। भाई चंद्रमा रोज एक जैसा थोड़ी दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चांद का साइज किसी दिन बड़ा होता है, किसी दिन छोटा, तो किसी दिन आधा चांद दिखाई देता है, किसी दिन चांद बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, तो दिखाई देता है पर कम दिखाई देता है। तो आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने के बाद, मतलब कि एक महीने में एक बार देख सकते हैं पूरा चांद। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है? पूर्णिमा। क्वेश्चन भाई यहाँ से बन जाता है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, और उसके 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, पूरा चांद नहीं देख सकते ना। फिर नए चंद्रमा की रात्रि, ये क्या होती है? अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ होता है, ऐसी रात में पूर्णिमा या अमावस्या के दिन अगर रात बिल्कुल साफ हो, तो आप अच्छे से आकाश को देख सकते हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फुल मून है तो पूर्णिमा, और फुल मून है तो क्या है? पूर्णिमा है, और न्यू मून है तो चंद्र अमावस्या है।
अमावस्या और इनमें डिफरेंस कितना होता है? 15 दिन का। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार क्या आती है? अमावस्या आती है। ठीक है ना, 15-15 दिन के डिफरेंस पर। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता? अब आगे हम चलते हैं, आगे देखिए। इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा और छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ये सोचते हैं ना, भाई नहीं दिखाई देती, तो क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, वो अत्यधिक तेज होने के कारण हमें जो ये कम चमकने वाली चीजें हैं ना, ये दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है ना, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं ना, सूर्य है, चंद्रमा है। सूर्य तो दिन में भी होता है, पर चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में दिखाई देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ये खगोलीय पिंड का ध्यान रखिएगा। खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है? जो चीजें चमकती हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, और चंद्रमा के अलावा जितने भी तारे, सितारे, ग्रह जो भी हमें दिखाई देते हैं आकाश में, वो सब चीजें क्या है? खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनकी अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारे और ग्रह का डिफरेंस अब आप यही समझ लीजिए कि खगोलीय पिंड कुछ बड़े आकार के गर्म होते हैं, जिनका अपना प्रकाश, अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है ना, वो तो क्या होते हैं? तारे होते हैं। ठीक है ना, और जो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ये तो डिफरेंस आप अभी बता दिया मैंने, बाकी आगे आएगा। पर अपनी ऊष्मा और प्रकाश जिनका अपना होता है, जो अपनी ऊष्मा और प्रकाश से उत्सर्जित होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकालते हैं, इन खगोलीय पिंडों को, खगोलीय पिंड तो ग्रह भी है, पर जिनका अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है ना, उनको तारा कहा जाता है। ठीक है, और सूर्य क्या है? एक तारा। भाई सूर्य चमकता है, गर्मी देता है, ऊष्मा मतलब गर्मी देता है, और प्रकाश मतलब हमें रोशनी देता है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। जैसे ग्रह हैं, सूर्य, ये पृथ्वी है, मंगल, बुध, जितने भी ये ग्रह हैं, हमारे चांद है जितने, ये सब क्या है? खगोलीय पिंड तो हैं, पर जिनका अपना प्रकाश है, ऊष्मा है, वो तारे हैं। और इन्हें जो तारों की रोशनी से चमकते हैं, वो ग्रह हैं। पर खगोलीय पिंड में दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। सूर्य भी खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी, पृथ्वी भी। हर चीज जो ब्रह्मांड में है, जो आकाश में ये चीजें हैं, जितनी भी चमकती हमें दिखाई देती है, सब क्या है? खगोलीय पिंड है। पर जिनका अपना प्रकाश है ना, वो क्या है? तारे हैं। ठीक है। चलिए भाई, अब आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, रात के समय चमकते हुए आप अनेक अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। बल्कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण क्या है? एक मिनट। पर हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना, इसलिए वो हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अब जो, मान के चलिए, अब हम, सूर्य है जो है, वो हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, इसलिए हमें सूर्य दिखाई देता है। और जो दूसरे तारे हैं ना, ये सूर्य से भी बड़े हैं, पर ये हमसे इतना दूर हैं, इतना दूर है कि हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, और इनकी, इसलिए इनकी ऊष्मा और इनका प्रकाश हम तक पहुंच नहीं पाता है। पर सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल में, मतलब कि हमारे पृथ्वी के नजदीक है, इसलिए हमें दिखाई देता है। पर ये इतना भी नज़दीक नहीं है कि इसकी सारी हीट हम महसूस कर सके। ठीक है ना, बिल्कुल लिमिट में, मतलब कि एक जितनी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पहुँच रही है। अब आप देखिए कि अत्यधिक ऊंचाई पर देखने पर तो छोटा सा हवाई जहाज भी क्या होता है? हमें बिल्कुल पास दिखाई देता है ना। भाई हवाई जहाज कितना बड़ा होता है, जो हवाई जहाज है, पर वो दूर होने के कारण, तो वही आप उसी के अकॉर्डिंग आप सोच लीजिए कि जो ये सूर्य है, ये हमसे कितना दूर है या कितना नज़दीक है, जो हमें कैसे दिखाई दे रहा है? ये हमें दिखाई दे रहा है इतना साइज का, और जो तारे हैं वो हमसे दूर हैं। रात्रि में, अब रात में, अब आकाश आकाश में देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह को और समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है ना, जब तारे जो निकलते, तारों ने जो आकृतियां बना रखी है ना आकाश में, बल्कि आकृति के तारे अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं, पर उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग कुछ आकृतियां बनी हुई, तो उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं उन्हें। ठीक है ना, जैसे अर्सा मेजर,
बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसान, ये इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल जिन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। पहचानने के लिए हमें पता है भाई कि जो नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है एक नक्षत्र मंडल, तो इसके अंदर क्या है, 7 तारे हैं। सप्त यानी 7, ऋषि मतलब संत, नाम रख दिया गया सप्तऋषि। उसमें 7 साधु तो नहीं बैठे हैं, पर क्या है कि उसमें 7 तारे हैं तो उनको सप्तऋषि बोल दिया। ये 7 तारों का समूह है, ठीक है ना। जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है ना, अर्सा मेजर का भाग है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये दिखाया गया साथ साथ, देखिए यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये जो है ना, ये जो है, ये जो सॉरी, ये जो बनाया हुआ है यहाँ देखिए, ये इधर, ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 तारे, ये क्या है, सप्तऋषि तारे हैं, ठीक है। अब हम आपको इधर वापस ले चलते हैं। अभी देखिए कि आपने अपने परिवार या पड़ोस में किसी, चलो ये सब तो छोड़िए, परिवार पड़ोस में तारे देखने के लिए कहिए। अब आप देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण, जो प्राचीन समय, पुराने समय में क्या था, कंपास वगैरह इतने होते नहीं थे, तो प्राचीन समय में लोग जो थे रात्रि में जो समय का निर्धारण करते थे ना रात को, दिन में तो सूरज की डायरेक्शन को देख के पता लगा लेते थे, पर अब रात में कैसे देखे, रात में तो सूरज नहीं होता ना, तो जो ध्रुव तारा है जो उत्तर दिशा को बताता है, ठीक है ना, उसको देख के, ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा को बताता है उसको देख के डायरेक्शन का पता लगाते थे, ठीक है ना। यह आसमान में हमेशा एक ही जगह रहता है, और इसको हम कैसे देख सकते हैं, सप्तऋषि की सहायता से, ठीक है ना। इसको हम सप्तऋषि की सहायता से देख सकते हैं ध्रुव तारे की स्थिति। अब ये थोड़ी पता चलता है कि हाँ भाई यही ध्रुव तारा इधर, तो ध्रुव तारे को हम कैसे देखेंगे, एक बार हम वापिस अपने उसे एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये देखिए, जैसे सप्तऋषि को आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल में देखिए, ये जो सप्तऋषि दिख रहा है आपको, तो ये दो सप्तऋषि के जो 2 तारे ने, इनकी डायरेक्शन में ये आगे दिखाया गया है, ये ध्रुव तारा है, ठीक है। तो जो सप्तऋषि के नीचे वाले जो 2 तारे, वो सांकेतिक तारे हैं कि उसकी सीध में ऊपर ध्रुव तारा है, यानी कि ये उत्तर दिशा है। तो पुराने समय में ध्रुव तारा, इस तरह से हम ध्रुव तारे की डायरेक्शन से उत्तर दिशा का पता लगाते थे। अब आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए, ये तो मैंने बता दिया, चलो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ठीक है। ये कह रहा है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था ग्रह, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो कुछ खगोलीय पिंडों में उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, जिनका अपना प्रकाश होता है वो तो तारे होते हैं, और जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहा जाता है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड, भाई पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो ग्रीक भाषा के, अंग्रेजी में तो प्लेनेट कहते हैं ग्रहों को, पर जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है। अब ये क्वेश्चंस कई बार आ जाता है कि जो प्लेनेटाइड शब्द है, प्लेनेट्स तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, पर प्लेनेटाइड ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से लिया गया है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला, परिभ्रमण, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी है, ये जितने भी ग्रह हैं, ये सभी क्या, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह भी एक ग्रह है, ठीक है, और इसका अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य, जो पृथ्वी चमकती है ना, पृथ्वी पर चमकती है क्या मतलब, जो सूर्य, जो रोशनी आती है और जो गर्मी महसूस होती है, ऊष्मा जो आती है ना पृथ्वी पर, वो कहाँ से आती है, सूर्य से, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है। अब पृथ्वी को अगर हम दूर से देखते हैं, पृथ्वी को दूर से देखने पर, जैसे हमें पृथ्वी से चंद्रमा, हम अगर पृथ्वी पर खड़े होकर चंद्रमा को देखते हैं तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो एग्जैक्ट वैसे ही अगर हम चंद्रमा पर जाते हैं, तो चंद्रमा से हमें पृथ्वी को देखने पर जो पृथ्वी जो है वो भी हमें चमकती हुई दिखाई देगी, ठीक है। यही कह रहे हैं आप कि इन जिन ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से, मतलब कि तारों के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में करेंगे, इस पहले अब यहाँ पढ़ लेते हैं ग्रहों के बारे में। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। जो चंद्रमा है ना, वो क्या है, एक उपग्रह है। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है, यानी पृथ्वी का ये उपग्रह तो पृथ्वी की ही चारों तरफ घूमता है, तो पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है।
हमारे पृथ्वी के समान ही 7 अन्य ग्रह और हैं। कितने टोटल ग्रह कितने हैं? 8 हैं, जिसमें एक हमारी पृथ्वी होगी, इसके अलावा 7 ग्रह और हैं जो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, और उनके कुछ के चंद्रमा है और कुछ के चंद्रमा नहीं है। अभी सौरमंडल को पढ़ लेते हैं। सौरमंडल क्या है भाई? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, ये सब क्या है? और इसके अंदर क्षुद्र ग्रह भी आ जाते हैं, उल्का पिंड, मतलब कि टोटली सभी चीजों को मिला के सूर्य को, ठीक है ना, सूर्य हुआ, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल के अंदर ये सब आ जाते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। अब आप है ना, जैसे हमें पता है सौरमंडल क्या है, हमने पढ़ रखा है या सुन रखा है, जो भी है हमें जितनी नॉलेज है, पर यहाँ हमें भी डीपली ये ध्यान देना पड़ेगा कि 8 ग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड है, तो ये सब खगोलीय पिंड ही, मतलब कि सबको उल्का पिंड। अब क्वेश्चन आ जाए, क्या उल्का पिंड सौरमंडल का या सौरमंडल का हिस्सा है? उल्का पिंड भी सौरमंडल में आते हैं या नहीं? तो हमें ये बताना, क्या उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह मिलकर भी सौरमंडल का निर्माण करते हैं? ऑप्शन में हाँ ना, जैसे भी क्वेश्चन बना दिया जाए मिक्सअप करके, तो आपको पता होना चाहिए कि उल्का पिंड है, खगोलीय पिंड है, ये क्षुद्र ग्रह जो भी है ना, ये सब क्या है? सौरमंडल का हिस्सा है, और इन सब से मिलकर सौरमंडल बना है। और सौरमंडल का मुखिया कौन है? सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। चलिए अब सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य जो है वो सौरमंडल के सेंटर में है, ठीक है ना। सूर्य कहाँ है? सौरमंडल के सेंटर में है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, ठीक है। सूर्य क्या है? बहुत बड़ा है और गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका जो खिंचाव बल है ना, इसी से सौरमंडल बंधा हुआ है। जो सूरज का खिंचाव बल है, इसी से सौरमंडल बंधा हुआ है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, मतलब कि जो हमारा सौरमंडल है उसमें सिर्फ और सिर्फ सूर्य ही एक ऐसा तारा है जिससे हम प्रकाश और ऊष्मा लेते हैं। बाकी तारे तो बहुत दूर है। तो सूर्य ऐसा तारा है जिसमें ये सारे जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं या जो भी हैं, ये सब सूर्य से ही प्रकाश लेते हैं, क्योंकि यह सूर्य सबसे नजदीक है हमारे, ठीक है ना। और इतना नजदीक भी नहीं है कि इतनी ज्यादा गर्मी आ जाए कि सब कुछ जल जाए, नहीं, इतनी ही हीट आती है जितनी मतलब कि जीवन के लिए जितनी नेसेसरी है ना, जितनी जरूरी है, उतनी ही सूर्य की रोशनी और ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब और ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग उनके नाम हैं। पहला है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आपको इन ग्रहों के नाम अच्छे से याद होना चाहिए। पहले पर बुध आ जाता है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सबके नाम इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए, क्योंकि सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं। और जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो 3rd नंबर पर है। और इसके अंदर ये आपको एक ट्रिक भी दी गई है, ये वाली ट्रिक ये देख लीजिएगा, ये ध्यान से। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, इसका मतलब है कि, मतलब कि इंग्लिश में एक ट्रिक बनाई गई है, ठीक है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा। माई, एम से हो जाएगा मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, ठीक है ना। सैटर्न यानी शनि, ठीक, और जुपिटर बृहस्पति, मार्स मंगल, अर्थ पृथ्वी, और वीनस शुक्र, और मरकरी बुध। चलिए अब आगे देखते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रह जो हैं, सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। जो जितने भी 8 ग्रह हैं, ये सभी सूरज के चारों ओर घूमते हैं। इनने अपना एक मतलब कि अपनी वो बना रखी है, एक रास्ता है इनका, एक तरह से निश्चित पथ बोल दिया। जो ये जो निश्चित पथ है, यानी कि इसी पर ये घूमते रहते हैं, अब उसी पर कंटिन्यू घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। ये दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिन्हें इनकी कक्षा कहा जाता है। जैसे पृथ्वी की कक्षा, मंगल की कक्षा, कक्षा का मतलब इनका जो रास्ता इन्होंने बना लिया ना, ये कंटिन्यू उसी पर प्रोसेसिंग कर घूमते रहते। जैसे हमारी पृथ्वी पूरा एक साल में सूर्य के चारों ओर घूम जाती है, तो ये क्या है? कक्षा है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। यह अपनी कक्षा से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। पृथ्वी का, ये क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी की बहन कौन सी है, या सांझ का तारा कौन सा है, तो शुक्र को माना गया है, ठीक है, शुक्र को, क्योंकि इसकी जो आकृति है ना, वो पृथ्वी के ही समान है। वो किसकी? शुक्र ग्रह की, ठीक है। और अभी तक जो प्लूटो प्लूटो जिसको हम 9वां ग्रह मानते थे, पहले सुनते नहीं आ रहे थे कि 9 ग्रह 9 ग्रह, पर अब 8 बना दिए भाई।
तो उसे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 में यह निर्णय लिया कि ये जो है ना, ये मतलब कि जो ग्रह होने के लिए इसका मतलब कि इसकी कक्षा फिक्स नहीं है, ये अपनी कक्षा से बाहर चला जाता है। तो क्या है, जो फिक्स कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, एक निश्चित रास्ते पर ही, एक निश्चित रास्ते पर ही, जैसे ऐसे एक निश्चित फिक्स रास्ते पर ही, जैसे ये सूर्य फिक्स रास्ते पर इसी पर घूमता रहेगा, तो ये क्या है, ये क्या है, ग्रह है। और अगर ये इस चीज़ को पूरा नहीं करता है तो अब उन्होंने इसे ग्रह से बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना। और इसे जैसे कि प्लूटो को बौने ग्रह में रख दिया है। अब हम एक बार चलिए वापस अपने इस पर आ जाते हैं, ये जो मैप दे रखा है ना, इसको समझ लेते हैं। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए आपको सारे ग्रह अच्छे से डिफाइन कर रखे हैं, आप ध्यान से देखिए। देखिए अभी सूर्य है, अब ऐसा नहीं है कि ये जो सूर्य दिखा रखा है, अब ये जो हाफ दिखा रखी है, इसकी कक्षा जो ये इधर दिखा रखी है ना, ये जो दिखा दिए, ये हाफ हाफ है, ये इतना ही तो राउंड राउंड ये इधर बनाती हैं, ठीक है ना। तो सूर्य क्या हुआ, ये सूर्य क्या होगा, सूर्य बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है ना। सूर्य क्या है, सौर मंडल के सेंटर में है। सूर्य के बाद फर्स्ट नंबर पर बुध आ जाता है, बुध। उसके बाद आ जाएगा वीनस, ये वीनस हो गया। फिर ये ब्लू कलर में हमारी अर्थ हो गई। फिर ये मार्स हो गया, ठीक है ना, ये मार्स हो गया। और ये हो गया हमारा मार्स। अब मार्स के बाद अब इसको जूम आउट करके देखते हैं, अब आ जाता है ये बृहस्पति, ठीक है ना, बृहस्पति। जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह भी है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसके बाद ये फिर शनि आ गया, शनि के चारों तरफ क्या है, छल्ले हैं शनि। फिर ये आ गया यूरेनस। उसके बाद आ जाता है ये नेपच्यून आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये सारे दिए हुए हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। इसके साथ नीचे दिया भी है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में, ये देखिए नीचे लिख रखा है इन्होंने, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में अपने, मतलब कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर 88 दिन में, ठीक है ना, चक्कर पूरा कर लेता है। और अपने यक्ष पर 59 दिन में घूम लेता है। पृथ्वी है, सॉरी शुक्र है, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पर 243 दिन ले लेता है घूमने में। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन लेती है, यानी कि एक साल जिसको हम बोलते हैं, और अपने अक्ष पर एक दिन लेती है, ठीक है ना। अपने अक्ष पर घूमती है तब एक दिन लेती है, तभी तो मतलब कि दिन और रात जो बनते हैं ना, वो उसके घूर्णन से बनते हैं, पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ना, उसी से दिन रात बनते हैं। और परिक्रमण हो जाता है सूर्य के चारों ओर घूमना। तो परिक्रमण से क्या होता है, 365 डेज लेती है, और उन 365 डेज में क्या होता है, उन 365 डेज में पूरी साल बन जाती है, ठीक है ना। तो 365 डेज में वो क्या करती है, परिक्रमण करती है। तो परिक्रमण 365 डेज में पूरी करेगी तो क्या हो जाएगा, एक साल बन जाएगा। और अपने अक्ष पर वो घूर्णन में 24 घंटे कुछ मतलब कि टाइम लेती है, 23 घंटे 24 घंटे कुछ दिन टाइम कुछ मिनट्स लेती है, तो वो एक दिन का हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही मंगल है, मंगल सूर्य के, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, यहाँ देखिए मंगल है, मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में 687 दिन और अपने अक्ष पर घूमने में एक दिन। और इसके चंद्रमा की संख्या 2 है और पृथ्वी के चंद्रमा कितने हैं, एक है। अब ये आ जाएंगे बृहस्पति पर। अब बृहस्पति क्या है, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लगा देता है और अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटे 56 मिनट। भाई इतनी जल्दी घूम जाता है, हम तो 24 घंटे लेते हैं अर्थ, और कई ग्रह तो बहुत टाइम ले रहे थे, पर ये तो 9 घंटे में ही घूम गया। अब शनि के आ जाते हैं, शनि के चारों ओर परिक्रमण 29 साल 5 महीने और अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटे 40 मिनट। और इसके कितने चंद्रमा है भाई, 53, बृहस्पति के ठीक है ना। इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है, लगभग 53 है, और उसकी भी 53 थी, बृहस्पति भी। अब यूरेनस आ जाते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 84 साल और अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटे और चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। अब नेपच्यून की तरफ आ जाते हैं, नेपच्यून सूर्य के चारों परिक्रमण 164 दिन, अपने अक्ष पर घूमता है 16 घंटे 7 मिनट और चंद्रमा कितने 13, ठीक है ना। ये तो हो गया भाई, हमने थोड़ा सा आपको मैप से समझा दिया। यहाँ ध्यान से एक बार दोबारा देख लीजिए आप मैप पर, बुध शुक्र पृथ्वी, ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, ये शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। आपको इसी सीक्वेंस में इनको याद भी करना है। उसके बाद भैया आगे चलते हैं हमारी पीडीएफ पर। अब आगे क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है पर आपको इतने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप एक बार यहाँ समझ लेंगे और एक बार आप एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे तो ये सोचिए इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस में आप कभी मात नहीं खाएंगे, ठीक है ना। और हमें नहीं, ये आप मत सोचिए कि एग्जामिनर बहुत इजी क्वेश्चन पेपर बनाएगा, नहीं, वो पता नहीं कहाँ से, जब उसने एनसीईआरटी का टॉपिक दे दिया ना तो वो कहीं से भी क्वेश्चंस उठा सकता है।
तो पृथ्वी सूर्य के हिसाब से पृथ्वी पर तीसरा ग्रह, मतलब कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा, और आकार में पृथ्वी क्या है, पांचवा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, जो हमारी अर्थ है वो ध्रुव पर मतलब कि चपटी है, इसी कारण से भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। ठीक है। जीवन के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां संभव है, केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, मतलब कि जो ये जीवन है ना, इसके लिए जैसे कि एक लिमिटेड सही मात्रा में ऊष्मा आ रही है, रोशनी आ रही है, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडी, ठीक है ना, और ना यहाँ पानी भी है, वायु भी है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और वायु में भी वो गैसें, जैसे ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो ऑक्सीजन क्या है, अर्थ पर ही है। इसी कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अब अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी हमें नीली दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है ना, वो क्या पानी से ढका हुआ है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये तो पृथ्वी के बारे में। अब आ जाते हैं चंद्रमा पर। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, ठीक है ना, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, और उसको हम क्या कहते हैं, चंद्रमा। और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का, जो पृथ्वी का व्यास है ना, यानी कि हमारी जो ये चंद्रमा है, मान लीजिए अर्थ है, इसका जो व्यास है, इसका 1/4 है, ठीक है। तो जो चंद्रमा का व्यास है, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का 1/4 है। इसलिए और हमें जो चंद्रमा इतना बड़ा प्रतीत दिखाई देता है ना, हमें चंद्रमा जो इतना बड़ा दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है कि ये अन्य ग्रहों और खगोलीय पिंडों की अपेक्षा हमारे नजदीक है। अब जो चंद्रमा है, अब वो कितना नजदीक है, अब ये देखिए आप, चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर दूर है बस अर्थ से, और सूर्य 15 करोड़। तो आप डिफरेंस देख लीजिए, कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर चंद्रमा सूर्य जितनी दूर होगा, हमें दिखाई ना दे, ठीक है ना। चंद्रमा हमारे अर्थ के बहुत ही नजदीक है सभी खगोलीय पिंडों से, और सूर्य से, मतलब सब जितने भी प्लैनेट्स या जितने भी कुछ भी ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो कुछ हो, उन सबसे नजदीक क्या है, सूर्य है, सॉरी चंद्रमा है। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ पॉइंट्स दे रखे, की पॉइंट्स, इनको भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ दे रखा है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके बावजूद भी जो सूर्य का प्रकाश है ना, वो 8 मिनट में अर्थ पर पहुंच जाता है। यानी कि जो प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, उस हिसाब से आप देख लो कि 8 मिनट में अर्थ पर आता है 15 करोड़ की दूरी से, ठीक है। और अभी एक और ऊपर दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं। कुछ नहीं पता भाई, एग्जामिनर का माइंड कैसा हो, कहाँ से क्वेश्चन उठा लें। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति है जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चांद पर अपना पहला कदम रखा था। अब ये बोल रहे हैं कि क्या कोई भारतीय, तो भारतीय भी गया था भाई, राकेश शर्मा, पर क्या है, पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतर गए, राकेश शर्मा पीछे रह गए, तो इसलिए पहले उन्हीं का नाम आ गया। उपग्रह क्या होते हैं, वो खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारी अर्थ और या अदर जो बाकी के ग्रह, और इन ग्रहों के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कह दिया। उपग्रह में जैसे चंद्रमा आ गया। अब मानव निर्मित उपग्रह भी हैं, ठीक है ना, जैसे सैटेलाइट्स वगैरह हैं, जो वैज्ञानिक बनाते हैं और ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे अंतरिक्ष में कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम आ जाए, तो इनसेट, IRS, एडुसेट, ये क्या है, भारतीय उपग्रह है। मैं तो अपनी तरफ से आपको एनसीईआरटी के एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी देखते हैं आप कितना समझते हैं और कैसा क्या एग्जाम करते हैं, वो आप पर डिपेंड है भाई। चलिए अब चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है, और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। ये ध्यान रखिएगा, हमारी अर्थ तो अपने अक्ष पर कितना घूमती है, 1 दिन में घूम जाती है, और 365 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पर चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने में तो 27 दिन लगा देता है, ठीक है ना, और अपने अक्ष पर घूमने में भी वो 27 दिन ही ले लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है ना, ये भी की पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या चंद्रमा पर कंडीशंस जीवन के लिए अनुकूल हैं, अगर क्वेश्चन आ जाते तो नहीं है, ठीक है। इसकी सतह पर पर्वत मैदान गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जब फुल मून होता है ना, पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा होती है जिस दिन, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, हमें चंद्रमा पर गड्ढे वगैरह दिखाई देते हैं, क्योंकि पूरी रोशनी जाती है, और जो गड्ढे हैं या पहाड़ पर्वत हैं, तो उनकी जो छाया पड़ती है ना चंद्रमा पर, वो हमें दिखाई देती है। अच्छा, अब आ जाती है, ये तो हो गया चंद्रमा के बारे में। अब क्षुद्र ग्रह पढ़ लेते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है,
तो जो क्षुद्र ग्रह तारों और ग्रहों के अतिरिक्त कुछ असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये पिंड कहाँ से आ गए भाई? ये जो हमारे ग्रह से बहुत पहले जब विस्फोट हुआ था ना, वैज्ञानिकों ने कहा कि क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही टुकड़े होते हैं जो बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। और ये कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलेंगे मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में। मंगल और बृहस्पति ग्रह जो है ना, उन दोनों की जो कक्षा के बीच में जो गैप है वहां मिलेंगे। जैसे अभी आपको दिखा देते हैं एक बार मैप पर चल के। यहाँ आ जाइए, ये जो दिख यहाँ दिख रहा है ना आपको क्लियरली, ये देखिए ये मंगल और ये बृहस्पति ग्रह, ये जो पट्टी है ना ये क्षुद्र ग्रह है। ये मंगल ग्रह इधर और ये बृहस्पति इधर, और इन दोनों की कक्षा के बीच में जो ये स्पेस है, यहाँ जो ये यहाँ ये दिख रहा है, ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। चलिए अब वापिस चलते हैं भाई अपनी उसी पीडीएफ पर। कहाँ पढ़ रहे थे हम? क्षुद्र ग्रह आ गया। चलो क्षुद्र ग्रह हो गया। अब उल्का पिंड पे आ जाते हैं। उल्का पिंड क्या है? अब उल्का पिंड देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, और ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक, कभी कभी इतना नजदीक आ जाते हैं कि पृथ्वी ऐसा लगता है कि बस अब इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। और इस प्रक्रिया के दौरान ये वायु के साथ घर्षण करके, फिर इनकी स्पीड इतनी होती है कि जब ये हमारे एटमोसफेयर में, मतलब कि पृथ्वी के एटमोसफेयर में एंटर करते हैं ना, या तो क्या होता है, वो जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण है, तो वो वायु के साथ, हवा के साथ इनका जो घर्षण होता है ना, रगड़ लगती है इनकी एक तरह से घर्षण, तो उससे क्या होता है, गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं, और फलस्वरूप एक रोशनी, चमकदार प्रकाश उत्पन्न दिखाई, हमें चमकदार प्रकाश जलते हैं तो भी रोशनी तो दिखाई देगी। और कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह नहीं जलता है ना, और वो धरती पर आता है और पृथ्वी की सतह से टकराता है, धरातल पर टकराता है ना पृथ्वी की सतह पर, तो क्या होता है, गड्ढे बन जाते हैं उससे। ठीक है ना। अब ये देखिए, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक दूसरी ओर, मतलब कि एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद पट्टी को देखा है? चमकदार पट्टी, ये आकाश की तरफ आप देखते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे इसमें इन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया है, ऐसी रोशनी सी होती है तारे जैसी, ये छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं, पर एकदम यहाँ देखिए, एकदम ध्यान से इसको देखिए, यहाँ बहुत ज्यादा रोशनी से दिखाई दे, जैसे बहुत ज्यादा तारों का झुंड इकट्ठा हो गया, जैसे बहुत से बल्ब इकट्ठे करके जला दिए जाते हैं, तो एकदम से वो बल्ब नहीं दिखाई देते अलग अलग, वो क्या दिखाई दे, बल्ब की वजह वहाँ बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई देती है। उसी तरह से ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? आकाश गंगा है। और ये क्या है? ये बहुत से लाखों तारों का समूह है। ये बहुत से लाखों तारों का समूह, और इसी पट्टी को आकाश गंगा, मिल्की वे कहा गया है, जो जिसके अंदर हमारा सौरमंडल है। इसी आकाश गंगा का एक पार्ट है हमारा सौरमंडल। और अब आप ये देख लीजिए कि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड की, मतलब कि लाखों आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा, और उस आकाश गंगा का पार्ट सौरमंडल, और उस सौरमंडल के अंदर हम पृथ्वी, और पृथ्वी में भी हम कहाँ? इंडिया में भी किसी स्टेट में, और किसी स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी गांव में बैठे हैं। ठीक है ना, तो ये सोच लें हम क्या है, कौन सा हिस्सा है। प्राचीन भारत में जो है ना, अभी आप चलते आकाश गंगा के बारे में समझते हैं कि प्राचीन भारत में इसी आकाश गंगा में, बल्कि आकाश में जो प्रकाश दिखाई देता था ना, ऐसा लगता था जैसे रोशनी की नदी बह रही हो। ठीक है ना, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? आकाश में गंगा बह रही। नदी का नाम है भाई, लोग अपना बोल दिए गंगा बह रही है आकाश में रोशनी की, तो इसको आकाश गंगा कहा गया है। और इसी आकाश गंगा के अंदर तारों, बादलों, गैसों के, मतलब कि करोड़ों तारे हैं। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा, भैया आपका चैप्टर समझिए हो ही गया खत्म, थोड़ा सा बचा है पृथ्वी, सौरमंडल के बारे में और पृथ्वी के बारे में। तो आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती? ब्रह्मांड बनाती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हम कौन सी कंडीशन में कहाँ है, कितनी लाखों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के अंदर, उस एक आकाश गंगा में हम, वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इससे आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, अभी कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है ना। तो भाई आज का आपका चैप्टर, आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।